अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया को स्टार्ट करते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया उस एनीमिया को कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल का मीन करपस्कुलर वॉल्यूम 100 से ज़्यादा हो। नॉर्मली रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम 80 to 100 के बीच में होता है, लेकिन अगर रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया फिर टू टाइप्स के होते हैं, एक है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा है नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया उस एनीमिया को कहते हैं जिसमें एम्पेयर डीएनए सिंथेसिस होती हैं, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाती, और एज अ रिज़ल्ट इसमें क्या होती हैं कि इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मोर देन 5 लोब्स होते हैं। ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ये मेनली विटामिन बी12 की डिफिशियंसी और फोलेट की डिफिशियंसी में होते हैं। तो हम आज पहले विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया को डिस्कस करते हैं। विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इस विटामिन की डिफिशियंसी आ जाती है तो इसके रिजल्ट में बॉडी में रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। विटामिन बी12 सिर्फ एनिमल ओरिजिन की फूड में प्रेजेंट होता है, और जब ये बॉडी में स्टोर हो जाता है इसका जो टोटल बॉडी स्टोर है वो 2 to 3 ईयर्स के लिए इनफ होता है। विटामिन बी12 को जब हम फूड में खाते हैं तो ये माउथ में आर बाइंडर के साथ कंबाइन हो जाता है। आर बाइंडर एक सिलेवरी प्रोटीन है। विटामिन बी12 आर बाइंडर कम्प्लेक्स ड्यूडिनम तक आता है और फिर ड्यूडिनम में इस पे पेंक्रियाटिक एंजाइम अटैक कर देते हैं, और इस रिजल्ट आर बाइंडर्स की ब्रेकेज हो जाती है और विटामिन बी12 इससे रिलीज हो जाता है। फिर इसके बाद ड्यूडिनम में ये विटामिन बी12 एंट्रेंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन हो जाता है। एंट्रेंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक पीटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एंट्रेंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये एंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन बी12 कम्प्लेक्स बन जाती हैं और ये टर्मिनल एलिया में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद विटामिन बी12 एंट्रेंसिक फैक्टर से रिलीज होता है और ट्रांसकोबेलामीन के साथ बाइंड होकर प्लाज्मा में सिक्रीट हो जाता है। तो इस तरह विटामिन बी12 की ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब इस विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया की डिफरेंट काजेज है। ये डिक्रीज इनटेक की वजह से भी होती हैं और ये माल एब्जॉर्प्शन के केसेस में भी होती हैं। डिक्रीज इनटेक स्पेशली अगर एल्डरली पीपल में या अल्कोहलिक पीपल में विटामिन बी12 की इनटेक को डिक्रीज किया जाए तो ये विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया काज करती हैं। इसके अलावा वो पर्सनस जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो कि सिर्फ वेजिटेबल को खाते हैं, उसमें भी विटामिन बी12 की डिफिशियंसी आ सकती हैं, क्योंकि ये विटामिन बी12 सिर्फ एनिमल ओरिजिन की जो फूड है उसमें प्रेजेंट होते हैं। माल एब्जॉर्प्शन में पहला जो काज है वो है डिक्रीज एंट्रेंसिक फैक्टर। जब गैस्ट्रिक पीटर सेल्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं तो इसकी वजह से एंट्रेंसिक फैक्टर की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती हैं और एज ए रिज़ल्ट विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती ब्लड में, जिसकी वजह से एनीमिया अपेयर होती है, जिसको परनेशियस एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए तो फिर पिप्सिनोजीन की पिप्सिन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगी। पिप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। पिप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन विटामिन बी12 के साथ बाउंड स्टेट में होता है उस प्रोटीन की डाइजेशन कर देता है, तो एज ए रिज़ल्ट विटामिन बी12 को रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर इस पिप्सिन की डिफिशियंसी आ जाए तो फिर ये विटामिन बी12 प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में रहेगा, इसकी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, अगर पेंक्रियाज में कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए जिसकी वजह से पेंक्रियाटिक एंजाइम की डिक्रीज सिक्रीशन हो तो फिर क्या होगा कि आर बाइंडर्स की क्लीवेज नहीं हो पाएगी और विटामिन बी12 आर बाइंडर से सेपरेट नहीं हो पाएगी। चौथा जो खास है वो है क्रोन डिजीज़। क्रोन डिजीज़ में क्या होता है कि टर्मिनल एलिया में विटामिन बी12 और एंट्रेंसिक फैक्टर की जो कम्प्लेक्स है उसकी सही रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। पांच जो काज है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ। जब गट में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी आ जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में विटामिन बी12 को यूज़ करती हैं। डाइफिलोबोथ्रियम लेटम ये एक फेस टेप वार्म है, ये भी विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया को काज करते हैं। परनेशियस एनीमिया, परनेशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बॉडी में स्टमक पे अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो जाती हैं। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्टमक की एट्रोफी भी हो जाती हैं। तो अगर इसमें गैस्ट्रिक पीटर सेल्स की डैमेज हो जाती हैं तो एज अ रिज़ल्ट एक्लोरेडिया के साथ साथ मीन्स
लेक ऑफ HCl के साथ साथ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती हैं। और जब गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती हैं तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं हो पाती और एज ए रिज़ल्ट एनीमिया अपेयर होती हैं। इस एनीमिया को परनेशियस एनीमिया कहा जाता है। ये जो परनेशियस एनीमिया है ये एक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसका जो इंसिडेंस है वो मेनली ब्लड ग्रुप ए के जो पीपल है उसमें हाई होता है। इसके अलावा ये स्लाइटली वो वोमेन जिसका एज 40 ईयर्स से अबव हो उसमें भी इसकी इंसिडेंस हाई होती है। परनेशियस एनीमिया कुछ डिजीज़ के साथ भी एसोसिएट करती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में स्पेशली जो थायराइड डिजीज़ है और एडिसन डिजीज़ है इसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं। इसके अलावा इसमें स्टमक कार्सिनोमा का रिस्क 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। अब आते हैं काजेज़ ऑफ परनेशियस एनीमिया पे। हमने पहले पढ़ा कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो इसके काजिंग एजेंट हैं। इसमें क्या होता है कि 3 टाइप ऑफ एंटीबॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टाइप 1 एंटीबॉडीज़ जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ये मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं परनेशियस एनीमिया की। ये क्या करते हैं, ये विटामिन B12 की जो बाइंडिंग है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ इसको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी जो एंटीबॉडी है टाइप 2 एंटीबॉडी, ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर की जो कम्प्लेक्स है उसकी एलियल रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को इनहिबिट कर देते हैं। तीसरा जो एंटीबॉडी है वो है टाइप 3 एंटीबॉडी। ये एंटी पेरेटल सेल्स एंटीबॉडी है जो कि पेरेटल सेल्स पे अटैक करके उससे जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ परनेशियस एनीमिया। क्लिनिकल फीचर्स में जो जनरल फीचर्स है एनीमिया के, जैसे कि विटिगो, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें लेमन येलो या येलो डिस्कलरेशन होती हैं। स्किन का जो कलर है वो लेमन येलो होता है क्योंकि इसमें एनीमिया के साथ साथ जॉन्डिस भी हो जाती हैं। तो इन दोनों की कम्बिनेशन की वजह से स्किन का जो कलर है वो लेमन येलो हो जाता है। नॉर्मली एनीमिया में जो स्किन का कलर होता है वो पेल होता है, लेकिन यहाँ पे लेमन येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। जॉन्डिस इसमें इस वजह से होती हैं क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल की हेमोलाइसिस इंक्रीज होती हैं और एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट में हेमोग्लोबिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जॉन्डिस अपेयर हो जाती है। दूसरा जो क्लिनिकल फीचर है वो है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब ये है कि टंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से बीफी रेड सोर टंग अपेयर होता है। एंगुलर चिलोसिस। एंगुलर चिलोसिस में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और इसके अलावा माउथ के कॉर्नर में क्रैक्स पड़ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड परनेशियस एनीमिया। परनेशियस एनीमिया में कुछ न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है। इसके अलावा इसमें सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड की डिजनरेशन हो जाती है जिसकी रिजल्ट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती हैं। इसके अलावा साइमेट्रिकल पोस्टीरियर और डोर्सल कॉलम लॉस। पोस्टीरियर या डोर्सल कॉलम जो है ये वो एब्रेटरी सेंसेशन और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स पोजीशन एंड मूवमेंट। तो जब पोस्टीरियर या डोर्सल कॉलम की लॉस हो जाती हैं तो एब्रेटरी सेंसेशन डिक्रीज होती है और इसके साथ साथ प्रोप्रियोसेप्शन भी डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटेक्सिया हो जाती है। एटेक्सिया का मतलब ये है कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड प्रिसीजन एंड मूवमेंट। स्पाइनल कार्ड की डिजनरेशन की वजह से कार्टिको स्पाइनल ट्रैक की लॉस भी हो सकती है। जब कार्टिको स्पाइनल ट्रैक की लॉस हो जाती है तो स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है। स्पास्टिक पैरालिसिस वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में इंक्रीज मसल टून होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होती है, मसल स्पाज्म होती हैं और वीकनेस होती है। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड की डिजनरेशन की वजह से डिमेंशिया भी हो सकती है। इस परनेशियस एनीमिया में एक क्लासिक ट्रायड्स होती हैं, जिसमें पहला जो साइन है वो है एक्सटेंसर प्लांटर्स मीन्स UMN साइन। UMN साइन का मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन साइन, क्योंकि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन की डिजनरेशन होती है तो इसमें सारे जो अपर मोटर न्यूरॉन साइन है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंसर प्लांटर का मतलब ये है कि इसमें बेबिन्स की साइन प्रेजेंट होता है। बेबिन्स की साइन का मतलब ये है कि जब हम सोल ऑफ द फुट को एप्रोप्रिएटली स्टिमुलेट करते हैं तो इसकी रिजल्ट में बैक टो राइज्ड हो जाता है, मीन्स एक्सटेंडेड हो जाता है।
नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सोल ऑफ द फुट को स्टिमुलेट करते हैं तो बैक टो डाउनवर्ड की तरफ कर्विंग इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक टो क्या करती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं। दूसरा जो साइन है वो है एब्सेंट नी जर्क्स। एब्सेंट नी जर्क्स को पेटेलर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम नी के पेटेलर टेंडन को हैमर से स्ट्रक करते हैं तो इसकी रिज़ल्ट में नी जर्क अपेयर होती है, लेकिन ये जो पेशेंट है इसमें नी जर्क एब्सेंट होती हैं और ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन साइन है। तीसरी जो कंडीशन है वो है एब्सेंट एंकल जर्क्स। इसमें क्या होता है कि जब हम एंकल में एचेलस टेंडन को हैमर से स्टक करते हैं तो इसकी रिज़ल्ट में एंकल में जर्क्स अपेयर होती हैं, लेकिन ये जो पेशेंट है इसमें एंकल जर्क्स भी एब्सेंट होती हैं और ये भी एक लोअर मोटर न्यूरॉन साइन है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। जब हम लेबॉर्ट्री पे विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें डिक्रीज सीरम विटामिन B12 नज़र आता है, इंक्रीज हीमोसिस्टीन। हीमोसिस्टीन की लेवल इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि जो विटामिन B12 है वो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती और एज अ रिज़ल्ट इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज यूरिन मिथाइल मेलोनिक एसिड। मिथाइल मेलोनिक एसिड की लेवल इस वजह से इंक्रीज होती हैं क्योंकि विटामिन B12 इस मिथाइल मेलोनिक एसिड पे एक्ट करके इसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है और अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो मिथाइल मेलोनिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज होती है और ये जो है ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है जो कि हमें विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया की डायग्नोसिस में हेल्प कराती है। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें डिक्रीज होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होती है। इंक्रीज LDH एंड एन डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल। इसमें LDH का लेवल इंक्रीज होता है और एन डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल इस वजह से इसमें इंक्रीज होता है क्योंकि इसमें हेमोलाइसिस होती है। हेमोलाइसिस की वजह से रेड ब्लड सेल्स में LDH जो प्रेजेंट होता है वो इससे रिलीज होता है और इस वजह से सीरम में इसकी लेवल हाई हो जाती हैं। बिलिरुबिन का लेवल इस वजह से हाई होते हैं क्योंकि हेमोलाइसिस होती है। हेमोलाइसिस के रिजल्ट में हेमोग्लोबिन की जो कन्वर्जन हो जाती है बिलिरुबिन में। जब हम विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया या परनेशियस एनीमिया को डायग्नोस करते हैं तो इसमें अगर हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी के साथ साथ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी सीरम में नज़र आ जाए तो ये कन्फर्म केस है परनेशियस एनीमिया की। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी है मगर एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो हम इसके लिए शेलिंग टेस्ट कराते हैं। शेलिंग टेस्ट 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में विटामिन B12 की माल एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। जब माल एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होती हैं तो हमें ये बताता है कि ये माल एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही हैं, मीन साइट ऑफ लेजन बताता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया के साथ साथ फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया में भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि पैनसाइटोपेनिया हो जाती हैं। पैनसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ये क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सारे जो माइलाइड लिनेजेस हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। इनिसोसाइटोसिस। इसमें जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो डिफरेंट साइज रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं। मैक्रोओवलोसाइट्स। मैक्रोओवलोसाइट्स का मतलब ये है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो एक तो मैक्रोसाइटिक होती हैं, इसका साइज ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ ये ओवल शेप होती है। इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन मेरो हाइपरप्लेजिया हो गई होती हैं। बोन मेरो हाइपरप्लेजिया इस वजह से होती हैं क्योंकि जब भी एनीमिया अपेयर होता है तो इसके रिजल्ट में किडनी लार्ज अमाउंट में एरिथ्रोपाइटिन को प्रोड्यूस करता है और ये एरिथ्रोपाइटिन बोन मेरो को बार बार स्टिमुलेट कर देता है और एज अ रिजल्ट बोन मेरो की हाइपरप्लेजिया हो जाती हैं। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज होते हैं। अब फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया और विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में कुछ डिफरेंस हैं। फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, जबकि जो विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया है इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया को फोलेट से ट्रीट करें तो इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है
इसके रिजल्ट में जो हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ट्रीट नहीं हो पाती। और इसमें एक और प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि ये जो फोलेट है ये विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है उसको छुपा देते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस न्यूरोलॉजिकल डैमेज होती हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया या परनेशियस एनीमिया। इस पेशेंट में हम 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 इंट्रामस्कुलरली 5 डोजेज में देते हैं और हर डोज के बीच में 2 to 3 डेज़ का गैप होता है। फिर इसके बाद जब ये थेरेपी कंप्लीट हो जाती हैं, नियरली 15 डेज़ में ये थेरेपी कंप्लीट हो जाती है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी में हम 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 हर 3 मंथ में देते हैं लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा इस विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में जो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हैं, इसको अगर 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में ट्रीट किया जाए तो ये रिवर्सेबल हो सकती हैं। और इसमें जो सेंसरी न्यूरोपैथी है वो करेक्शन में नियरली 6 to 12 मंथ्स लेती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया और परनेशियस एनीमिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।